जैसे चैप्टर नंबर 1 हमने किया था, अब हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे। तो आप लोग जैसे ही पेन कॉपी पहले लेके बैठे थे, खुद से करने का पहले प्रयास करेंगे और अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे कि कितने मार्क्स आपके सही हुए हैं। ठीक है ना? चैप्टर नंबर 2 है, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ध्यान दें, अच्छे से करें। आपको सबसे पहले खुद से करने की कोशिश करना है, उसके बाद मेरे आंसर को देखना है। पहला क्वेश्चन है कि लेप्चा लोकगीत में नारद को किसका जनक बताया गया है? तो नारद को किसका जनक बताया गया है? ये संगीत का जनक बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वह आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं, वह किससे भरा हुआ है? तो वह किससे भरा हुआ है? वह अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मानव और दूसरे जीवधारी मिलकर के किसका निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं? तो ये एक प्रकार के एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम एक प्रकार का केवल हिस्सा हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं? वन जो है वो हमारे इकोसिस्टम में किस प्रकार की अपने रोल को निभाते हैं? तो वो किस प्रकार की चीजें हैं? तो इसका जो आंसर है ये है, ये प्राथमिक मतलब प्राइमरी प्रोडक्ट होते हैं, उत्पादक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि विश्व की कुल जैव विविधताओं की उपजातियों की लगभग कितनी प्रतिशत संख्या भारत में पाई जाती है? तो लगभग 8 से लेकर के 10% के आसपास तक पाई जाती है। ऑप्शन जिस हिसाब से है उस हिसाब से हम आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर हम डी पे जाएंगे, लगभग 8%। कितने? लगभग 8% पे। कारक की पाठ के अनुसार वह कौन से कारक हैं जिन पर मानव अपने अस्तित्व के लिए निर्भर करता है? मानव अपने अस्तित्व के लिए निर्भर करता है, तो वो है वायु, जल और मृदा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कारक की लेपचा लोकगीत के अनुसार भक्त नारक से अपना संगीत किन तत्वों से ग्रहण करने की प्रार्थना करता है? तो वो मधुर समीर, झरनों, नदियों और पर्वतों और जानवरों से करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। करें कि पाठ के अनुसार वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियां आकार और कार्य में विभिन्न होते हुए भी किस प्रकार एक तंत्र में गुथी हुई है? किस प्रकार एक तंत्र में गुथी हुई है? तो यह है कि वो अंतर निर्भरताओं के जटिल जाल के द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत में पाई जाने वाली जो उपजातियों की लगभग 16 लाख संख्या है, अभी खोजी जाने वाली उपजातियों के कितना गुना अधिक है? तो ये लगभग 2 या 3 गुना अधिक है। लेखक के अनुसार पिछले कुछ समय से वन्य जीव संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ने का जो मुख्य कारण है वो क्या है? तो सबसे ज्यादा ये है कि हमारी पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना, मतलब हमारी संवेदनहीनता, ये सबसे बड़ा कारण रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 11 नंबर पे आते हैं, हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक वायु, जल और मृदा का पुनः सृजन करने में कौन सहायक होते हैं? तो ये जो सहायक होते हैं, ये पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव आपके क्या होते हैं? तो सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है, वन्य जीवन और वनों का जो संरक्षण है वो बहुत आवश्यक क्यों हो गया है? इसलिए क्योंकि वनों और वन्य जीवन में क्या हो रहा है कि तेजी से गति से उनके ह्रास हो रहे हैं, उनकी कमी हो रही है, जिसके कारण हमारा संरक्षण करना बहुत आवश्यक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है, संरक्षण के सबसे महत्वपूर्ण रूप से क्या बनी रहती है? संरक्षण से सबसे ज्यादा जो बात करेंगे तो उसमें जो हमारी पारिस्थितिकी विविधता है वो क्या होती है? तो बनी रहती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। संरक्षण से हमारे जीवन संरक्षण से हमारे कौन से जीवन साध्य संसाधन बने रहते हैं? तो ये आपके जल, वायु और मृदा। जल, वायु और मृदा। संरक्षण विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में किस विविधता को संरक्षित करती है? तो ये संरक्षित करती है
जेनेटिक्स विविधता को, किसकी? जेनेटिक्स विविधता को, मतलब कि जीन्स विविधता को ये क्या करती है? संरक्षित करती है। 16 नंबर पे हैं, उदाहरण के तौर पर हम बात करें कि कृषि में हम अभी भी किन पर निर्भर हैं? अभी हम बात करें उदाहरण के तौर पर, तो अभी भी हम किन पर निर्भर हैं? हम अभी भी पारंपरिक जो फसल हैं, उन पर हम निर्भर हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर किस चीज को बनाए रखने पर निर्भर है? तो ये किस पर निर्भर है? पर्यटन उद्योग पर? नहीं, ऐसे इस पे तो नहीं है। ये आपके जल परिवहन या मछली पालन, हाँ, बोल सकते हैं कि जो आपकी जलीय जैव विविधता है वो मोटे तौर पर आपकी मछली पालन मतलब कि फिशरीज पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है कि पर्यावरण ने राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग किस दशक के दौरान किया था? तो ये किया था 1960 और 1970 के दशक के दौरान। ऐसे एमसीक्यू पढ़ने के बाद से आपको बुक रटने और बुक पढ़ने की पूरी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप केवल एक एक लाइन के एमसीक्यू जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं उनको आप केवल देख लेते हैं। तो जिनको कंप्लीट नोट्स चाहिए एनसीईआरटी के किसी भी सब्जेक्ट का 6 to 12 एमसीक्यू विद नोट्स, तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना पड़ेगा 7905858205। ज्योग्राफी की स्पेशली चाहिए तो केवल आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा। पेड है, 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, जिसमें से आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन होंगे और उसके बाद इसके हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल कराए जाएंगे। और भी सब्जेक्ट की जानकारी के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और जानकारी प्राप्त कर लें। कह रहा है कि भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो ये सबको पता होगा 1972 में। कब की बात है ये? 1972। भारतीय वन्यजीव जिसको हम रक्षण अधिनियम बोलते हैं 1972, इसमें किस बात के अनेक प्रावधान थे? इसमें जिस बात के अनेक प्रावधान थे वो थे वन्य जीवों के आवास संरक्षण को लेकर के, आवास रक्षण को लेकर के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इस कार्यक्रम के तहत आपको किस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था? तो इस पर जो आपके प्राकृतिक वन्यजीव आवास थे उनको देखिए, ऑप्शन क्या है? हाँ, आवास पर दिया गया था। बस इतना ही जानिए कि वन्यजीव आवासों का जो कानूनी रक्षण है और शिकार प्रतिबंधन पर जोर दिया गया था। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने इस कार्यक्रम के तहत क्या स्थापित किए थे? तो उन्होंने राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव पशु विहार को उन्होंने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। 22 के बाद से 23 नंबर है, सरकार ने गंभीर खतरे में पड़े विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करने के लिए किन परियोजनाओं की घोषणा किया था? तो वो किए थे आपके संरक्षण परियोजनाओं की। किसकी? संरक्षण परियोजनाओं की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 22 के बाद से 23 नंबर के बाद से 24 नंबर है, गंभीर खतरे में पड़े वो कौन से प्राणी को रक्षण प्रदान करने के लिए परियोजनाओं की घोषणा की गई? तो जैसे आपका एक सिंग वाला गैंडा है और बाघ है, ये खतरे में पड़े प्राणी हैं, इनको रक्षा प्रदान करने के लिए परियोजनाओं की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब आते हैं 25 नंबर पे। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से मगरमच्छों की कौन सी किस्में वन्यजीव रक्षण अधिनियम के तहत रक्षित हैं? तो इसका नाम क्या है? ये हैं आपके स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय मगरमच्छ और आपके घड़ियाल। जो स्वच्छ जल मगरमच्छ हैं और आपके लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल हैं, इनमें आपके वन्यजीव रक्षण अधिनियम के तहत ये रक्षित हैं। किन प्राणियों को हाल ही में कानूनी रक्षण दिया गया है जिस पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर शिकार और व्यापार पर रोक लगाई गई है? इसके आंसर आप बता सकते हैं। ये हैं आपके भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंकारा और हीमती धुआं। इस पर आपको प्रतिबंध लगाया गया है शिकार करने पे और व्यापार पर। 27 है कि वन्यजीव संरचना में जो बाघ है मतलब टाइगर को किस प्रकार की जंगली जाति माना जाता है? तो इसको माना जाता है आपका एक महत्वपूर्ण जाति के रूप में इसका दर्जा दिया गया है। अगला पॉइंट है, 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में बाघों की अनुमानित संख्या कितनी थी? बाघों की अनुमानित संख्या 55,000 के आसपास थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
28 के बाद से 29। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि बाघों की संख्या अनुमानित 55,000 से घट करके लगभग कितनी रह गई थी? तो ये हो गई थी आपकी 1827 के आसपास से। बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। बाघों की घटती संख्या का जो मुख्य कारण है वो क्या है? इनका सबसे ज़्यादा था कि बाघों को मार करके व्यापार के लिए चोरी करना और आवासीय स्थलों का सिकुड़ना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अच्छा, और भी ऑप्शन है। भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या में कमी, ये भी बात सही है। और जनसंख्या में वृद्धि, तो हम ऑप्शन नंबर डी की तरफ आएंगे। हमारा करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। 31 है कि बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का किस प्रकार के उपयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। तो यह जाति जो है वो एशियाई देशों में जो परंपरागत औषधियों में प्रयोग हो रहे हैं, इसका मेन रीजन है ये। कह रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर, जिसको हम बाघ परियोजना बोलते हैं, इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सबको पता है, 1973 में हुई थी, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो टाइगर डे है वो कब मनाया जाता है। ठीक है ना, जुलाई में मनाया जाता है। डेट आपको बताना है, कमेंट करके बताएंगे। कह रहा है कि बाघ संरक्षण मात्र एक संकटाग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के किस चीज को बचाना भी है। तो ये है आपका जो इसका जो आंसर होगा, आर्थिक तंत्र है या जैव जाति। दोनों में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, बिल्कुल नहीं, आपका बायोटाइप को। ठीक है ना। उत्तराखंड में वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है बाघ संरक्षण परियोजनाओं का एक उदाहरण है? तो ये उदाहरण है आपका जिम कॉर्बेट का, नाम आपने सुना होगा, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आजकल संरक्षण परियोजनाओं इसके विभिन्न घटकों के बजाय किस पर केंद्रित होती है? तो ये केंद्रित होती है जैव विविधताओं पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, वन्यजीव अधिनियम 1980। वन्यजीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत वो कौन से जीव समूह हैं उनको संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है? जैसे आपके उसमें कीट हैं, जिसमें तितली, पतंग, भृंगों और ड्रैगन फ्लाई को भी हम शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। 36 के बाद से हम 37 पे आते हैं। 37 कह रहा है कि पौधों की कितनी जो जातियां हैं वो पहली बार 1991 में संरक्षित जातियों की सूची में रखी गई हैं। ये रखी गई हैं आपकी 6, यानी 6 जातियां हैं जो पहली बार 1991 में संरक्षित जातियों की सूची में रखी गई। 38 है कि बाघों की हड्डियों का प्रयोग एशियाई देशों में किस लिए किया जाता है? एशियाई देशों में इनके जो अ, हड्डियों का जो उपयोग है वो एक परंपरागत औषधियों के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दुनिया के कितने हिस्से के बाघों को भारत और नेपाल आवास उपलब्ध करवाते हैं? भारत और नेपाल दुनिया के लगभग कितने हिस्से हैं बाघों के? तो वो आपके हिस्से हैं कितने? लगभग दुनिया के 2/3 हिस्से। कितने हैं? 2/3 हिस्सों को भारत और नेपाल इनको आवास उपलब्ध कराता है। भारत और नेपाल शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर क्यों है? इसका रीजन है क्योंकि वे दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराते हैं। ये मेन रीजन है। 41 की तरफ आते हैं हम। कह रहा है कि संरक्षण के विभिन्न तरीकों की खोज क्यों की जा रही है? इसलिए की जा रही है क्योंकि संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती हैं। ठीक है ना। 42 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वो कौन सा बाघ रिजर्व केरल में स्थित है? नाम से ही समझ में आ रहा है, पेरियार बाघ रिजर्व। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कैसा है? तो यदि हम बात करें इसका, तो क्या ये मध्यम है, आसान है, कठिन है या अनावश्यक है? तो ये बात करेंगे, ये अपेक्षाकृत काफी कठिन है। 44 की तरफ आते हैं। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन के किसके अधिकार क्षेत्र में है? ये हैं आपके प्रत्यक्ष रूप में सरकार के क्षेत्र में है ये।
अधिकार क्षेत्र में आते हैं। 45 की तरफ आते हैं हम। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में घोषित किए गए हैं? आधे से अधिक की बात करेंगे तो ये अवर्गीकृत वन की श्रेणी में शामिल किए गए हैं। 45 के बाद से 46, वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की दृष्टि से किस श्रेणी के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो सर्वाधिक मूल्यवान जो माना जाता है वो होता है आरक्षित वनों की श्रेणी के। ठीक है ना? कह रहा है कि वन विभाग के अनुसार देश के वन क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा किस प्रकार के वन का है? 1/3 हिस्सा जो है वो एक रक्षित वन का हिस्सा है। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 है। कह रहा है कि रक्षित वनों की सुरक्षा क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है क्योंकि इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचा लिया जाए। अवर्गीकृत वन किन्हें कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान कर लें। अवर्गीकृत वन किन्हें कहा जाता है? तो अवर्गीकृत वनों को केवल सरकार के स्वामित्व वाले वन, बिल्कुल गलत है ये। कह रहा है कि केवल व्यक्तियों के स्वामित्व वाली, ये भी गलत है। कह रहा है कि अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, बिल्कुल आंसर नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। इमारती लकड़ी व अन्य पदार्थों व उनके बचाव के लिए रखरखाव किए जाने वाले स्थानीय वन्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो इसके जो आंसर हैं वो हैं आरक्षित और रक्षित वन। ठीक है ना? आरक्षित और रक्षित वन। किस राज्य में अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं जो प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 75% है? तो वो है आपका मध्य प्रदेश। कौन है आपका? मध्य प्रदेश। ठीक है। आप इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। इसमें हमने सभी चीज़ों को केवल 251 में कंप्लीट करने की कोशिश की है। मतलब कि 251 में रुपीज़ में प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपके एनसीईआरटी ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, इसमें आपको साइंस भी मिलेगा, इसमें ऐड नहीं हो पाया है, साइंस भी है। और उसके साथ एक सबसे अच्छा पार्ट आपको आधुनिक भारत का है, जिसमें आपको एनसीईआरटी और प्लस एससीईआरटी, एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों का मिक्स होगा। 1800 प्लस एमसीक्यू होंगे और आपके पिछले साल कुछ मतलब अभी तक बीपीएससी के पूछे गए जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनका वन लाइनर फॉर्मेट भी होगा। इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके मात्र केवल 251 में मिल रहा है, क्योंकि प्राइस इसकी 350 के आसपास है, 400 के आसपास। आपको केवल 251 मिलेगा। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लें, सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये रियल एनसीईआरटी होंगे, इसमें कोई भी बाहरी क्वेश्चन ऐड नहीं है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी मिलेंगे। इसको करने के बाद से आपको बाहर की कोई भी चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि किस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं जो प्रदेश के कुल वन का लगभग 75% है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश, आप सबको पता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। 51 के बाद से हम 52 की तरफ चलेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है? तो रक्षित वनों का सबसे बड़ा अनुपात देखने को मिलता है बिहार, हरियाणा, पंजाब और उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 53 नंबर पे आते हैं। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र किस प्रकार के हैं जो स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में हैं? ये आपके अवर्गीकृत वन के क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं और गुजरात में जो अधिकतर वन क्षेत्र हैं वो अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आते हैं। वन संरक्षण की जो नीतियां हैं वो हमारे देश में कैसी बात नहीं है, एक प्रकार की इसमें ये आपकी क्या ये नई बात है? तो एक प्रकार की कोई बात नहीं है। ये तो खैर इरेलीवेंट क्वेश्चन टाइप का नहीं कह सकते हैं। ये थोड़ा-सा आपके दिमाग को मापने का क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी बुक पढ़ा भी है कि नहीं, नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, यहाँ से तो क्लियर हो गई। ये कोई एक नई बात नहीं है, पहले से भी नीतियाँ बनती चली आ रही हैं। हमारे देश में कुछ किसका आवास भी है जिससे हम अक्सर अनजान रहते हैं। आपके मानव प्रजातियों के भी आवास हैं, जिनसे आप क्या हैं, तो आप अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। ठीक है ना? भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय किनके साथ मिल करके अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हुए हैं? तो ये है आपके सरकारी अधिकारियों के साथ मिल करके।
सरिस्का बाग रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग किस कार्य को बंद करने के लिए संघर्षरत हैं? वे नहीं चाहते हैं इस प्रकार के कार्य यहाँ पे हों। तो कौन से हैं? क्या वो शिकार चाहते हैं? शिकार तो करना ही चाहेंगे, मछली पालन भी उसी में है। वो चाहते हैं कि इसमें खनन कार्य ना हो। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कई क्षेत्रों में लोग स्वयं अपने वन्यजीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और किसका हस्तक्षेप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ये जो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये है सरकार की ओर से जो हस्तक्षेप हो रहे हैं वो। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को क्या घोषित कर दिया है? तो उन्होंने क्या घोषित कर दिया है? तो उसको भैरवदेव डाक सेंचुरी, डाको सेंचुरी के नाम से उनको एक भूमि आवंटित करके उन्होंने 5 राजस्थान के जिलों को और इस प्रकार का इनको घोषित कर दिया है। एक सेंचुरी को घोषित कर दिया है, कहने का मतलब ये कह रहा है कि भैरवदेव डांग सेंचुरी के नियम कानून क्या वर्जित करते हैं? तो ये जो वर्जित करते हैं कि इसमें आप शिकार नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? पेड़ लगाइए, जल का उपयोग करिए, खेती करिए, लेकिन आप शिकार मत करिए। स्थानीय समुदाय वन संरक्षण में क्यों जुटे हुए हैं? इसलिए जुटे हुए हैं क्योंकि वो दीर्घकाल से उनमें आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, ठीक है ना? 62 है प्रकृति की पूजा किसका सदियों का पुराना विश्वास है? तो ये विश्वास जो है वो जनजाति विश्वास है, ठीक है ना? आजकल आधुनिक समाज कहाँ पे उसकी पूजा करता है? नहीं मानता है, विश्वास ही नहीं है। प्रकृति के हर रूप की रक्षा करने के आधार पर कौन से वन मूल एवं कौमार्य रूप से बचे हुए हैं? तो ये जो आपके पवित्र पेड़ के जो झुरमुट हैं, जिसको हम देवी देवताओं के वन के रूप में जानते हैं, वही बचे हुए हैं। पवित्र पेड़ों के जो झुरमुट हैं, जिसको हम स्केर्ड ग्रोव्स के नाम से जानते हैं, इसकी संपत्ति क्या है? इसकी संपत्ति ये है कि इसमें विविध और दुर्लभ जातियां होती हैं, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वनों के इन भागों, जिसको हम पवित्र झुरमुट के बोलते हैं, उसमें कौन घुसते हैं और छेड़छाड़ नहीं करने देते? ये कौन है? तो ये हैं आपके जो स्थानीय लोग हैं, वो किसी को भी यहाँ आने जाने से और इसमें छेड़छाड़ करने से मना ही करते हैं। 65 के बाद से 66 नंबर क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है उसमें मुंडा और संथाल जातियों के किन पेड़ों की पूजा करती है? तो ये आपका पूजा करती है महुआ और कदम्ब की। ओडिशा और बिहार की जो जनजातियां हैं, वो शादी के दौरान किन पेड़ों की पूजा करती है? शादी के दौरान पेड़ों की बात करेंगे तो ये करती है इमली और आम की। किसकी? इमली और आम की। भारतीय समाज में आमतौर पर किन्हें पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है? तो ये झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों, पशुओं को पवित्र मानकर संरक्षण किया जाता है। अनेक मंदिरों में आसपास पाए जाने वाले जो बंदर और लंगूर हैं, किसमें गिने जाते हैं? ये कहते हैं कि उपासक उन्हें खिलाते हैं, पर किसी में नहीं गिनते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, ठीक है ना? नहीं, नहीं, इसका आंसर आपका होगा, ध्यान दें कि अनेक मंदिरों के आसपास पाए जाने वाले जो बंदर और लंगूर हैं, वो किस में गिने जाते हैं? तो मंदिर के भक्तों में ही इनको काउंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है इसका। 70 नंबर देखें आप। राजस्थान के विश्नोई गांवों के आसपास वो कौन से वन्यजीव हैं और उनके समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है? तो आप लोगों ने सुना भी होगा, काला हिरन, याद भी आ गया होगा, दिमाग में चलने भी लगा होगा आपसे सारी चीजें। चिंकारा है, नीलगाय है और मोर है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। 71 नंबर है कि पवित्र पेड़ों के झुरमुट में स्थानीय लोग न तो खुद घुसते हैं और न ही किसी को छेड़छाड़ करने देते हैं, या किस रूप में बचाकर रखे हुए हैं? यह जो बचाकर रखे हुए हैं, वे मूल और कौमार्य मतलब कि प्रस्तिनी के रूप में उनको बचा करके रखे हैं। किस विश्वास के आधार पर प्रकृति की पूजा सदियों और पुराना जनजाति का विश्वास है? वो तो ये जो इनका जो विश्वास है, ये है प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना। भारतीय समाज में अनेकों सांस्कृतिक में प्रकृति और इसकी कृतियों को सुरक्षित करने का तरीका कैसा है? तो जो तरीका है वो अपने आप में एक पारंपरिक तरीका है, होना चाहिए। कौन सा है इसका आंसर? कि अपने आप में एक प्रकार का ये पारंपरिक तरीका है। राजस्थान में विश्नोई समुदाय का एक अभिन्न हिस्सा माने जाने वाले वन्यजीवों को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? इसलिए क्योंकि
वे समुदाय का अभिन्न हिस्सा हैं। ठीक है, क्या है वो? तो वे समुदाय के अभिन्न हिस्सा हैं। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन किसमें कामयाब रहा? तो इसमें वनों की कटाई रोकने में और सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाने में। चिपको आंदोलन ने क्या है? चिपको आंदोलन ने क्या दिखाया कि सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित करने के अलावा अब किसका विकास व्यापक हो गया है? तो ये जो विकास का जो व्यापक है वो किसका हो गया है? तो ये है आपकी पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 78 नंबर है कि टिहरी में किसानों ने किस आंदोलन ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के बिना भी विविध फसल उत्पन्न किए जा सकते हैं। बीज बचाओ आंदोलन और नवदानय। ठीक है ना? 78 के बाद से 79 है कि भारत में संयुक्त बंधन जेएफएम कार्यक्रम किस चीज के महत्व को उजागर करते हैं? तो ये उजागर करते हैं क्षारीय वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण के स्थानीय समुदायों की भूमिका के। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की औपचारिक जो शुरुआत होती है वो कब से मानी जाती है? तो ये 1988 से इसकी औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किस राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन जेएफएम का पहला प्रस्ताव पास किया था? तो इसका जो सबसे पहले जो प्रस्ताव पास किया था वो है उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी किस स्तर पर अपनी संस्थाओं का संयुक्त रूप से कार्य करते हैं? तो ये गांव के स्तर पर करते हैं। किसके स्तर पर? गांव के स्तर पर। अगला पॉइंट है कि संयुक्त वन प्रबंधन के तहत समुदाय किस लाभ के हकदार होते हैं? तो ये जो हकदार होते हैं ये मध्य स्तरीय लाभ होते हैं, जैसे गैर इमारती वन उत्पादकों के। 84 नंबर है कि भारत में, ध्यान दें, भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से क्या सीख मिलता है? ऑप्शन एथमेटिक है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए। कह रहा है कि कौन सी विकास योजनाएं मान्य होनी चाहिए? देखें इसमें 85 में कौन सी विकास योजनाएं हैं जो मान्य होनी चाहिए। ध्यान दें, वही मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो और पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से भी इनका प्रतिफल हो। ठीक है ना? पाठ के अंत में पेड़ों को किस प्रकार का जीवधारी बताया गया है? तो ये किस प्रकार के जीवधारी हैं? ये एक विशेष और सीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी के रूप में इनके बारे में, इनकी इनकी क्वालिटी, इनकी गुणवत्ता को बताया गया है। पेड़ किस पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करते हैं? जो स्वयं कुल्हाड़ी चला रहा है उनको भी और जो विनाश करने वाले हैं उनको भी, उन पर भी वो छाया प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया है। अब हम चलते हैं आपको चैप्टर नंबर 3 की तरफ। कमेंट करके बताएंगे आपको कि 87 क्वेश्चन में आपको चैप्टर नंबर 2 से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ईमानदारी से आप अपने क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे। जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्यारा सा कमेंट जरूर करना है और सेशन को शेयर करना है। ठीक है ना? चलिए चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ध्यान से पढ़ें। पृथ्वी का लगभग कितना धरातल जल से ढका हुआ है? सबको पता है लगभग 75%, मतलब 3/4 भाग इसका भरा हुआ है। 71% वैसे माना जाता है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल के बावजूद प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात कैसा है? तो अलवणीय जल का मतलब होता है जो मीठा पानी है। तो इसकी जो मात्रा है वो कैसी है? इसकी जो मात्रा है वो काफी कम है, बहुत कम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब आते हैं हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ लेकर के। कह रहा है कि अलवणीय जल में हमें मुख्यतः किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं? तो आपको पता है कि जो सतही अपवाह होते हैं या जो भौम जल होते हैं, जिसको भूजल स्रोत बोलते हैं, ये अलवण जल हमें मुख्यतः इन्हीं स्रोतों से प्राप्त होता है। कह रहा है कि सतही अपवाह और भौम जल स्रोतों को लगातार नवीकरण और पुनर्भरण किस चक्र के द्वारा होता रहता है? तो ये होता रहता है आपका जलीय चक्र के द्वारा, जिसको हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। अगला पॉइंट है आपका, ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है
कि 2025 में कितने करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। यह है आपका लगभग 20 करोड़, लगभग 20 करोड़ लोग, ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि ये लोग जल की नितांत कमी को झेलेंगे। जल के विशाल भंडार और नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए भी जल दुर्लभता का सामना क्यों करना पड़ रहा है? इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यह सोचना भी मुश्किल है। यह सोचना भी मुश्किल है कि क्यों किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद से क्वेश्चन नंबर 7 है। जब हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही किन क्षेत्रों का ध्यान आता है? तो आता है कि कम वर्षा वाले क्षेत्र या सूखाग्रस्त इलाके। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 7 के बाद से क्वेश्चन नंबर 8 है कि जल संसाधनों की जो उपलब्धता है उसमें समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता क्यों है? विभिन्नता इसलिए है क्योंकि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि अधिकतया जल की कमी मतलब दुर्लभता, ध्यान दें, दुर्लभता किन मुख्य कारणों से होती है? इसका कारण ही है कि इसका अतिशोषण होता है, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों के जल के असमान वितरण के कारण। एक तरीके से समझिए आपका रिवीजन हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन आपको टिक कर लेंगे आसानी से। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कम से कम आप इसी बहाने रिवीजन तो कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को जान तो ले रहे हैं कि हाँ, क्यों सही है। आप इसको मत देखिएगा कि बहुत बड़ा है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आप जो पॉइंट लिखे हुए हैं ना, उनको आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है ना? उनको आपको ज़रूर पढ़ना है कि जिससे आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लगे कि क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर क्या है। और ये मैंने बाहरी पॉइंट नहीं लिखा है, ये केवल उसी बुक का पॉइंट है, उसी लाइन है और कोई लाइन बाहरी नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या यह असंभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहां जल की दुर्लभता हो? क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहां जल की दुर्लभता हो? क्या आप इसको कह सकते हैं? देखिए, यह संभव है कि वहां पर आपकी प्रचुर मात्रा में जल है, लेकिन उसके बावजूद भी जल दुर्लभता होने का बहुत सारा रीजन हो सकता है। कह रहा है कि 11 पाठ के अनुसार जल दुर्लभता के किसका परिणाम हो सकता है? तो ये बढ़ती जनसंख्या का, उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग का, उसमें असमान वितरण का हो सकता है। 11 के बाद से 12 नंबर, जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग में नहीं बल्कि किस लिए भी चाहिए? तो आपको किस लिए चाहिए आप बताइए? तो आपका अधिक अनाज उगाने के लिए भी आपको जरूरत पड़ सकती है। 12 के बाद से 13 नंबर, अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचित क्षेत्र कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो ये बढ़ाया जा सकता है आपका जल संसाधनों का अतिशोषण करके। 13 के बाद से 14 नंबर है, किस प्रकार की जो कृषि में जल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है? किस प्रकार की कृषि में जल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है? इसमें होता है इरिगेशन, जो आपकी सिंचित कृषि होती है उसमें। अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए किनके विकास की आवश्यकता है? तो इसमें आपका शुष्क कृषि तकनीकों का, सूखा प्रतिरोधी फसलों का आवश्यकता है। देश में 25 सेंटीमीटर औसत वर्षा होने के बावजूद जल का कोई अभाव नहीं है। इसमें कह रहा है ये कौन है? तो ये आपका इज़राइल है। कौन है? इज़राइल। ऑप्शन नंबर सी। भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी बताई गई है, जिसके बावजूद यहाँ प्रति वर्ष किसी भी भाग में सूखा अवश्य पड़ सकता है? तो इसमें जो बताई गई है लगभग 114 सेंटीमीटर के आसपास। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। देश में जलीय अभाव, वाटर स्कार्सिटी का मूल कारण क्या है, जिसे उचित प्रबंधन से नियंत्रण किया जा सकता है? ये जान की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित प्रबंधन न होना। 19 नंबर है, खेतों पर निजी कुएं और नलकूपों से सिंचाई का परिणाम क्या हो सकता है? इनका भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में किसके तेजी से वृद्धि हुई और जिससे विकास के अवसर प्राप्त हुए? इसमें औद्योगिकरण और शहरीकरण में काफी तेजी से विकास हुआ था। 21 नंबर है, आजकल हर जगह
बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसीज किस रूप में फैली हुई है? तो वो क्या फैली हुई हैं? बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई है। कह रहा है कि उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण किन संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है? जो संसाधन है इस पे बढ़ने का है अलवणीय जल संसाधनों पर। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा काफी हद तक पूर्ति किससे होती है? तो ये जो पूर्ति होती है, ये होती है जल विद्युत से। किससे होती है? जल विद्युत से। शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों में जल आपूर्ति के लिए क्या स्थापित किए गए हैं? तो ये स्थापित किए गए हैं सार्वजनिक नल या कुएं या केवल नैन। देखिए, शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों में क्या स्थापित किए गए हैं? इसमें नलकूप स्थापित किए गए हैं। ठीक है ना? शहरों में जल संसाधन को क्या हो रहा है? इनकी क्या होती जा रही है? तो जाहिर सी बात है, इनका अतिशोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अटल भूजल योजना, जिसको हम अटल जल बोलते हैं, कितने राज्यों के 80 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है? तो ये है आपके 7 राज्यों में। हरियाणा है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में। कह रहा है कि अटल जल के प्रमुख पहलुओं में एक पहलू कैसा है? एक जो पहलू है वो कौन सा है, कैसा है? यह है कि जल संरक्षण और विवेकपूर्ण जल प्रबंधन के जल के उपयोग के मौजूदा रवैये के प्रति जनता के व्यवहार में परिवर्तन लाना। 28 नंबर है, भारत में चुने हुए राज्यों में जल की जो कमी है अति दोहित है, गंभीर है और अर्ध गंभीर है। इसमें ब्लॉकों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है? इसमें लगभग 20% इसका हिस्सा है। 29 नंबर है, जल दुर्लभता क्या है? जल दुर्लभता का जो गुणात्मक पहलू है उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जल की खराब गुणवत्ता मतलब प्रदूषण के कारण दुर्लभता होना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। किन कारणों से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जल भी मानव उपयोग के लिए खतरनाक हो जाता है? तो ये जो खतरनाक हो जाता है, घरेलू, औद्योगिक अपशिष्टों, रासायनिक कीटनाशकों और कृषि के रूप में प्रयुक्त उर्वरकों का प्रदूषण। भारत सरकार ने किस मिशन की जो घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है? तो ये है आपका जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का जो उद्देश्य है वो लक्ष्य है वो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर प्रति व्यक्ति कितने लीटर पानी की सेवा स्तर से योग्य पाइप पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करना है? तो ये 55 लीटर है। कितना है? 55 लीटर है। ऑप्शन नंबर ए बी तो नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। समय की मांग क्या है कि हम अपने संसाधन को क्या करें? हम अपने संसाधन का संरक्षण करें और उनका प्रबंधन करें। जल संसाधनों का अतिशोषण और कुप्रबंधन से किस संकट की समस्या पैदा हो सकती है? इसमें आपकी पारिस्थितिकी संकट पैदा हो सकती है। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है कि जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन से हम स्वयं को किस खतरे में डाल सकते हैं? हम स्वास्थ्य संबंधी खतरों में डाल सकते हैं। पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार प्राचीन काल से सिंचाई के लिए कैसी जलीय कृतियां बनाई गई हैं? तो इसमें पत्थरों और मलबों से बाद जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरें। ठीक है ना? 36 के बाद से 37, ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नजदीक श्रीरंगपुरा में श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए क्या बनाया गया है? तो वहां पर एक प्रकार का उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में किस स्तर पर बांध, झील, सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया था? बहुत ही बृहद स्तर पे, बहुत बड़े स्तर पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 11वीं शताब्दी में अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक कौन सी झील है? 11वीं शताब्दी के ये पूछ रहा है कि उस समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, उसका नाम है भोपाल झील। क्या नाम है इसका? भोपाल झील। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट का क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए क्या बनवाया था? उन्होंने एक हौज खास बनवाया था जो एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का वो विशिष्ट तालाब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। 41 आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, ध्यान दें।
पढ़िए आप इसको। ठीक है, कह रहा है कि परंपरागत बांधों का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? तो नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करना। ठीक है, आजकल बांधों के बहुउद्देशीय परियोजनाओं का उपयोग क्या है? बहुउद्देशीय उपयोग क्या है? इनका उपयोग है कि सिंचाई और जल की आपूर्ति करना, विद्युत उत्पादन और बाढ़ का नियंत्रण करना, मनोरंजन और आंतरिक नौ संचालन और मछली पालन करना। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होने के कारण बांधों को क्या कहा जाता है? तो इनको बहुउद्देशीय परियोजना का नाम दिया जाता है। सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना किस काम में आती है? तो ये आती है जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है। 45 नंबर हम देखते हैं, 44 नंबर कि महानदी बेसिन में वो कौन सी परियोजना है जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है? ये है आपका हीराकुंड परियोजना। कह रहा है कि बांध क्या है? कह रहा है बांध क्या है? तो ये बढ़ते हुए जल को रोकता है, दिशा देता है, बहाव कम करके एक खड़ी की गई एक प्रकार की ये बांधा है। बांध का अर्थ किससे लिया जाता है? तो बांध का जो अर्थ है वो एक प्रकार के केवल इसके ढांचे से लिया जाता है या जलाशय से लिया जाता है? आप बताएं। तो ये लिया जाता है आपका इसके जलाशय से। कह रहा कि संरचना और उसमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को किन उपवर्गों में बांटा जा सकता है? तो उसमें आपके लकड़ी के बांध हो सकते हैं, तटबांध हो सकते हैं, पक्का बांध हो सकता है कि नहीं? 48 नंबर है कि ऊंचाई के अनुसार क्या है? ऊंचाई के अनुसार बांध को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? तो केवल निम्न और उच्च बांध के रूप में नहीं, देखिए उसमें आपके बड़े बांध, मुख्य बांध या नीचे बांध, मध्यम बांध और उच्च बांधों के रूप में कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किस रूप में देखा गया है? तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किस रूप में देखा गया है? तो देश को विकास समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जवाहर नेहरू गर्भ से बांधों को क्या कहते थे? तो इनको कहते थे आधुनिक भारत का मंदिर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 कि गर्भ से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहने वाले कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू का क्या मानना था कि परियोजनाओं के चलते किसका समन्वित विकास होगा? इसमें आपकी कृषि और ग्रामीण का, अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय व्यवस्था होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पिछले कुछ वर्षों में जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं आई हैं, वो बड़े बांध किस कारण से निरीक्षण, जांच और विरोध के विषय बन गए हैं? तो ये विषय जो बन गए हैं, ऑप्शन में हम देखते हैं ऑप्शन किस प्रकार का है इसमें। इसमें कारण तो कई हैं, जैसे आपके प्राकृतिक बहाव के अवरुद्ध होना और बाढ़ नियंत्रण की विफलता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव कैसे प्रभावित होता है? इनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है ना? बांध बनाने से नदियों के तलछट बहाव कम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो जलाशय की तली होती है उस तली पर अत्यधिक तलछट जमा होता रहता है। बात सही, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कह रहा है कि जलाशय की तली पर अत्यधिक तलछट जमा होने से नदी का तल कैसा हो जाता है? तो जो नदी का तल है वो अत्यधिक किस प्रकार का चीजें हो जाता है? तो वो चट्टानी हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि बांधों के कारण जलीय जीव आवासों में क्या समस्या आती है? तो जो समस्या आती है उसमें क्या है? तो वो है आपका भोजन की कमी हो जाती है। ठीक है ना? बाढ़ नदियों को किस में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। तो ये है आपका टुकड़ों में, किसमें? टुकड़ों में बांट देती है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों के द्वारा वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती हैं, जो कालांतर में क्या हो जाती हैं? जो कालांतर में सुरक्षित हो जाती है।
यह एक विडंबना क्यों है कि जो बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, वे बाढ़ आने के कारण बन जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है क्योंकि उनके जलाशयों में तलछट जमा होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 60 है कि आपका अत्यधिक वर्षा होने की जो दशा है, उसमें बड़े बाँध कई बार किसमें असफल रहते हैं? तो इसमें आपके बाढ़ नियंत्रण है उसमें। बाँध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है जिसके कारण निम्न भूमिकरण की समस्याएँ बढ़ती हैं? तो इसका है कि यह तलछट जो एक प्राकृतिक उर्वरक है, वो बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुँच पाता है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। कह रहा है कि यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण किस प्रकार की घटना आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें जो आपके किस प्रकार की संभावना बढ़ती है, तो इसमें भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। अत्यधिक जल के उपयोग से कौन-सी समस्याएँ स्वास्थ्य संबंधी होती हैं? तो इसमें जो है आपकी जो जल जनित बीमारियाँ होती हैं, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियाँ होती हैं और प्रदूषण, इस प्रकार की बीमारियाँ आपकी होती हैं। सिंचाई के कई क्षेत्रों में कौन-सा प्रारूप परिवर्तित कर दिया है? तो ये जो है, ये है आपका फसल प्रारूप, ऑप्शन नंबर सी। किसान सिंचाई के कारण किन फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं? तो ये हो रहे हैं जलगहन और वाणिज्यिक फसलों की ओर क्या कर रहे हैं वो? आकर्षित हो रहे हैं। जलगहन फसलों के कारण मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर परिणाम किस प्रकार के परिणाम हो सकते हैं? तो ये आपके पारिस्थितिकीय परिणाम हो सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य देश के सभी कृषि खेतों के लिए क्या सुनिश्चित करना है? तो ये सुनिश्चित करना है कि सुरक्षात्मक वहाँ पे सिंचाई के कुछ साधन तक आपकी पहुँच हो जाए। 67 के बाद से 68 है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो एक व्यापक उद्देश्य है वो क्या है? जिसे हर खेत को पानी के रूप में भी हम जानते हैं। इसका जो उद्देश्य है वो है कि सुनिश्चित सिंचाई के तहत बुआई योग्य क्षेत्र का विस्तार करना। सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियां किस लक्ष्य को साधती हैं? तो ये साधती हैं आपकी खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। सरदार सरोवर परियोजना में कौन-कौन से वो 4 राज्य शामिल हैं? जो 4 राज्य शामिल हैं, पहला तो महाराष्ट्र है, दूसरा मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। कह रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? कि जो सूखाग्रस्त और मरुस्थलीय भाग है, उनको जल की आवश्यकताओं को पूरा करना। ऑप्शन नंबर बी। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के कितने जिलों के लगभग 3112 गांवों को 18.5 लाख हेक्टेयर की क्षेत्र की सिंचाई को प्रदान करता है? तो ये जो प्रदान करता है वो कितने जिलों को करता है? तो लगभग 15 जिलों को। ठीक है ना? लगभग 15 जिलों को। राजस्थान के कौन से सामरिक महत्व के रेगिस्तान जिलों को सरदार सरोवर परियोजना से सिंचाई होगी? तो ये है आपका बाड़ेमर और जालौर। गुजरात में लगभग कितना प्रतिशत कमांड क्षेत्र सूखा प्रवण के अंतर्गत आता है? तो लगभग 75%। कितना? 75% आता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। ठीक है ना? कृष्णा गोदावरी विवाद की जो शुरुआत है वो किस राज्य की सरकार के द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा में परिवर्तित करने से हुई है? तो ये जो विवाद हुआ है वो आपके महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र के इस कार्य पर किन सरकारों द्वारा आपत्ति जताई गई? तो ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों के द्वारा आपत्ति जताई गई। कृष्णा गोदावरी विवाद का जो विपरीत असर है वो किन क्षेत्रों पर पड़ने की आशंका है? तो ये आपके नदी के निचले हिस्से में कृषि और उद्योग पर। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र को किसका व्यवहारिक विकल्प माना जा रहा है? सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहारिक विकल्प।
प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ-साथ क्या पाए गए हैं? तो जलीय निर्माणों के साथ-साथ जल ग्रहण ढांचे भी पाए गए हैं। स्थानीय पारिस्थितिकी परिस्थितियों में, ठीक है ना? परिस्थितियों और जल आवश्यकता के अनुसार लोगों ने किस प्रकार के जल के संग्रहण के अनेक तरीके विकसित किए हैं? वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों जैसे पश्चिमी हिमालय में लोगों ने नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए कौन सी वाहिकाएं बनाए हैं? तो ये कौन सी वाहिकाएं हैं? तो ये हैं आपके गुल और कुल। गुल और कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा ये। गुल और कुल। 83 नंबर है कि पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए किस संग्रहण तरीके का प्रचलन आम था? तो ये जो था, ये है कि छत वर्षा जल संग्रहण का। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए क्या बनाते थे? पश्चिम बंगाल में जो आपके बाढ़ के मैदान के लिए जो खेतों में सिंचाई के लिए लोग क्या बनाते थे? तो ये बनाते थे बाढ़ जल वाहिकाएं। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में किस उद्देश्य के लिए खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे? तो ये बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके, संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए बनाए गए गड्ढों के उदाहरण कौन-कौन से हैं? तो ये जो गड्ढे के उदाहरण हैं, वो हैं खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ का नाम देते हैं इसका। ठीक है ना? अगला पॉइंट कह रहा है कि राजस्थान के किस प्रकार के क्षेत्रों में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा जिसको टाँका बोलते हैं। आप याद रखिए किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं कि टाँका हुआ करता था। तो ये किस प्रकार के क्षेत्र में होता है? अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, जैसे आपका विशेषकर जो बीकानेर का क्षेत्र है, फालोदी का क्षेत्र है, बाड़ेमर का क्षेत्र है, वहां पर जो भूमिगत टैंक है उसको हम टाँका का नाम देते हैं। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। 87 के बाद से 88, ये टाँका का आकार लगभग कितना हो सकता था? जो टाँका का आकार होता था वो एक बड़े कमरे के जितना का आकार का हो सकता था। फलोदी में जो घर के टाँके होते थे उनकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी बताई गई है? ये डेटा आपको याद रखना है। इसकी लंबाई लगभग 4.27 मीटर, विड्थ इसकी 2.44 मीटर और आपकी जो डेप्थ होती थी, गहराई होती थी, वो होती थी आपकी 6.1 मीटर। टाँका सुविकसित किस तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता था? तो ये जो हिस्सा होता था वो छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का हिस्सा होता था। अगला पॉइंट हम देखेंगे, ध्यान दें कि वर्षा जल से वर्षा का पानी किन माध्यमों से होकर भूमिगत टाँका तक पहुँचता था? तो उनको एक पाइप के द्वारा उनको पहुँचाया जाता था। वर्षा का जल क्यों संग्रहित नहीं किया जाता था? क्योंकि वो अशुद्ध होता था या छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था। कह रहा है कि वर्षा का पहला जल क्यों संग्रहित नहीं किया जाता था? संग्रहित इसलिए नहीं किया जाता था क्योंकि जो छत और नल होते थे उनको इसकी सफाई के लिए प्रयोग कर लिया जाता था। टाँका में वर्षा जल कब तक संग्रहित किया जा सकता है? तो ये किया जाता था जब अगली वर्षा ऋतु आती थी तब तक। वर्षा जल को इन क्षेत्रों में मतलब कि राजस्थान में किस नाम से जानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम है पालर पानी। क्या नाम है इसका? पालर पानी। वर्षा जल का जो संग्रहण है और राजस्थान में इसका नाम है पालर पानी। ये क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है कि मैं बता दूं इसका, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि पालर पानी को प्राकृतिक जल का कैसा रूप समझा जाता है? तो पालर पानी को प्राकृतिक रूप का शुद्धतम रूप माना जाता है। 96 नंबर है कि कुछ घरों में टांकों के साथ भूमिगत कमरों में क्या बनाए जाते थे? तो इसमें जलों का एक स्रोत इन कमरों में को भी ठंडा रखता था जिससे ग्रीष्म ऋतु में भी गर्मी से राहत मिलती थी। मेघालय की राजधानी शिलांग में कौन सा जल संग्रहण तंत्र प्रचलित है? तो ये जो प्रचलित है वो है आपका छत वर्षा जल संग्रहण। चेरापूंजी और मासिनराम जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलांग से कितनी दूरी पर स्थित है? आपको पता है चेरापूंजी या और मासिनराम, पहले जो चेरापूंजी था मासिनराम हो गया जहां पर
आपके विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वो कह रहा है कि वो शिलांग से कितनी दूरी पर स्थित है। ये दूरी पर 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शिलांग में पीने के जल की कमी को गंभीर समस्या होने के बावजूद छत जल संग्रहण क्यों प्रचलित है? इसलिए यह एक रोचक तथ्य है और शहर के पीने के जल की कमी का सामना करता है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर हम 100 की तरफ बढ़ेंगे कि शिलांग में घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से की पूर्ति जल संग्रहण आवश्यकता से ही होती है? तो ये लगभग 15 से लेकर के 25%। आज जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें छत वर्षा जल संग्रहण की रीति किसके कारण कम होती जा रही है? तो ये हो रही है जो आपकी इंदिरा गांधी नहर से जो उपलब्ध 12 मासी पेयजल के कारण। 102 नंबर है, कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी क्यों है जबकि नल का पानी उपलब्ध है? इसलिए रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि उनको जल के पानी का जो स्वाद है वो पसंद नहीं है, इसलिए। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित सिदूर गांव ने छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था करके वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। उसका नाम क्या है? वो गांव है गंडाथुर। क्या नाम है? गंडाथुर। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 104 नंबर है कि जो गंडाथुर गांव के लगभग कितने घरों में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था हुई है? तो ये लगभग हुई है आपकी 200 घरों में, लगभग 200 घरों में। ठीक है। 105 नंबर है, गंडाथुर गांव में लगभग हर वर्ष कितनी मिलीमीटर वर्षा होती है? तो लगभग 1000 मिलीमीटर के आसपास होती है। बाप रे, बहुत ज्यादा बारिश हो गई। कह रहा है कि छत वर्षा जल संग्रहण में वर्षा जल जो घरों की ढालों पर गिरता है उसे पाइप के द्वारा कहाँ ले जाता है? तो इसको एक भूमिगत टांका के अंदर यानी भूमि गोल छिद्र में इसको ले जाया जाता है। छत वर्षा जल संग्रहण में पड़ोसी की छत का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो पड़ोसी की छत का जो उपयोग किया जाता है वो वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। मेघालय में बांस के द्वारा बने पाइपों से जल एकत्रित किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मेघालय में किस प्रकार से वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है? जो बांस के द्वारा बने पाइप है उससे। वो कितने वर्ष पुरानी लगभग विधि प्रचलित है, ये अभी भी है वहां पर? तो लगभग ये 2300 वर्ष पुरानी विधि है। वाह। बांस पाइप में लगभग कितने लीटर सिंचाई पानी आ जाता है? कितने लीटर जो सिंचाई पानी है वो बांस के अंदर रह जाता है? तो आता है उसमें लगभग 18 से लेकर के 20 लीटर। काफी लंबा होता है ये। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के अंत में पानी का बहाव कितना घटाकर पौधों पर छोड़ दिया जाता है? तो ये किया जाता है आपका 20 से लेकर के 80 बूंद प्रति मिनट। बांस समझ गए मेघालय में। बांस के पाइपों के द्वारा पहाड़ी शिखरों पर किस लिए लिया जाता है? कि सदा नीरा झरनों की दिशा में परिवर्तित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कह रहा है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली में गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जल कहाँ पहुंचाया जाता है? तो ये पहुंचाया जाता है पहाड़ के निचले स्थानों तक। बांस पाइपों से बनाई गई व बिछाई गई विभिन्न जल शाखाओं में जल किसके द्वारा वितरित किया जाता है? तो ये किया जाता है एक बांस पाइप से। 114 नंबर है कि संकुचित किए गए जो चैनल हैं जिसको हम सेवासन और पदार्तरण इकाई बोलते हैं, वो जल सिंचाई के किस चरण में प्रयुक्त किए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस चरण में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं अंतिम चरण में। जो संकुचित किए हुए चैनल है जिसको हम सेवासन और पदार्तरण इकाई बोलते हैं, वो जल सिंचाई के किस चरण में किए जाते हैं? तो सबसे अंतिम चरण में। उसका नाम, अंतिम चरण का नाम सेवासन या पदार्तरण इकाई। गंडाथुर गांव में हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष कितना जल संग्रहण उपयोग कर सकता है? तो ये लगभग 50,000 मीटर के आसपास। कह रहा है कि गंडाथुर गांव में 200 घरों के द्वारा हर वर्ष लगभग कितना लीटर जल एकत्रित किया जाता है? तो लगभग 1 लाख लीटर के आसपास, मतलब सॉरी 10 लाख लीटर के आसपास। हाँ वही बात है, 10 लाख लीटर के आसपास। तमिलनाडु राज्य किस प्रकार का राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर छत वर्षागल संग्रहण ढांचों का बनना आवश्यक कर दिया गया है? तो तमिलनाडु किस प्रकार का राज्य है? देखिए,
तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहाँ पे एक प्रकार की कानूनी कार्रवाई हो सकती है, यदि संग्रहण ढाँचे नहीं बनाए गए। मतलब आपको ज़रूरी है, आपको ये रूल है कि आप संग्रहण ढाँचा अपने छतों पर बनाएँगे और पानी को एकत्र करेंगे। ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में जो छत वर्षा जल संग्रहण है, ढाँचे नहीं बनाने पर किस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है? तो उनको किस प्रकार की कार्रवाई होगी? उनको कानूनी कार्रवाई होगी। मतलब आपको नीड है, आपको ज़रूरत है, आपको ये ऑर्डर है कि आपको ये काम करना है। तमिलनाडु में छत वर्षा जल संग्रहण का ढाँचा बनाना ज़रूरी कर दिया गया है। ये नियम के अंतर्गत है, वरना आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। चैप्टर 3 मैंने कंप्लीट कर लिया।